हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया है धातु दोष मल मूल ही शरीरम, अर्थात धातु दोष और मल हमारे शरीर का मूल है, अर्थात हमारे शरीर की उत्पत्ति इनसे हुई है। प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में त्रिदोष या फिर त्रिधातु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यह जानेंगे कि त्रिदोष या त्रिधातु क्या है, संतुलित अवस्था में इनके लक्षण क्या हैं, अगर ये असामान्य या फिर कुपित हो जाते हैं तो हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हम इन्हें संतुलित करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है, यहाँ तक कि एक ही परिवार में अलग अलग प्रकृति के लोग देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रकृति के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, प्रकृति का निर्धारण माँ के गर्भ से ही होता है, अतः इसे बदला नहीं जा सकता। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हम इसे बदल नहीं सकते तो इसे जानने से क्या फायदा है। आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रकृति को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जानकर इसे अर्थात अपने दोषों को संतुलित कर सकते हैं और आप अपनी प्रकृति अर्थात दोष का अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। महर्षि भागवत त्रिदोषों का वर्णन करते हुए अष्टांग हृदय में कहते हैं, वायु पित्त कफश्रेति त्रयोदोषा समासता, अर्थात वात पित्त और कफ शरीर के 3 दोष हैं। वे आगे कहते हैं, विकृता अविकृता देह धनति ते वर्त्यंती च, अर्थात यदि ये तीनों दोष आपके विकृत हैं तो ये आपके जीवन का विनाश कर सकते हैं, और यदि ये संतुलित हैं या फिर अविकृत हैं तो ये आपको जीवन दान दे सकते हैं। हमारे शरीर को प्रकृति के आधार पर 2 स्तरों पर बांटा जाता है, पहला है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक स्तर पर वात पित्त और कफ, जबकि मानसिक स्तर पर सात्विक राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति को देखा जाता है। मैं मानसिक प्रवृत्ति के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल शारीरिक प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शरीर की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वात, दूसरी होती है पित्त और तीसरी होती है कफ। कई लोगों की प्रकृति 2 प्रकार की भी हो सकती है, जैसे वात पित्त या फिर पित्त और कफ, या फिर वात और कफ, इस प्रकार से 2 प्रकार की भी हो सकती है। कई लोगों की प्रकृति त्रिदोष यानी वात पित्त और कफ भी हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ज्यादातर लोगों में या तो एक प्रकृति या फिर 2 प्रकृतियों का समावेश मिलता है। महर्षि पतंजलि बीमारी या फिर व्याधि के बारे में कहते हैं, धातु रस करण वैषम्य व्याधि, अर्थात धातु रस करण इत्यादि में विषमता ही बीमारी है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जो धातुओं के बारे में बात करते हैं वो त्रिदोष या फिर त्रिधातु के बारे में बात करते हैं। जब वात पित्त और कफ संतुलित अवस्था में होते हैं तो ये धातु कहलाते हैं, लेकिन जब ये कुपित होकर अधिक या कम हो जाते हैं तो फिर ये दोष कहलाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम एक एक करके त्रिदोष अर्थात वात पित्त और कफ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर होता है। इन दोषों या धातुओं का निर्माण भी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं वात की, तो वात का निर्माण वायु और आकाश तत्वों से मिलकर होता है। यदि ये हमारे शरीर में संतुलित अवस्था में होता है तो इसके निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। वात प्रकृति के लोग चीजों को जल्दी सीखते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं, इसके साथ ही मल्टीटास्कर होते हैं, यानी वे एक समय में एक से अधिक कार्यों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये प्रवृत्ति से दयालु होते हैं और इनका शरीर लचीला एवं पतला होता है, अर्थात इनके शरीर में वजन कम होता है। वात प्रवृत्ति के लोग चाहे लाख कोशिश करें लेकिन इनका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि वात की यह विशेषता है कि यह हल्का होता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में यदि वात बिगड़ता है तो 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं। यदि वात बिगड़ता है तो हमारे शरीर में निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। वात का सबसे प्रमुख लक्षण है रूखापन, अर्थात यदि आपके शरीर में वात बिगड़ गया है अर्थात वात कुपित हो गया है, रूखापन का लक्षण देखने को मिलेगा, अर्थात आपकी त्वचा पर रूखापन, आपके बालों में रूखापन, बाल टूटना और बाल झड़ना इत्यादि आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द इत्यादि लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। वात बिगड़ने से हमारे शरीर के अंदर स्निग्धता की कमी हो जाती है, और आप जानते हैं हमारे जोड़ों के अंदर स्निग्धता बहुत जरूरी है। जब यह वात बिगड़ता है तो हमारे जोड़ों में भी दर्द देखने को मिलता है। इसके अलावा शरीर में कमजोरी व थकान, और वात प्रवृत्ति के लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लगती है। अगर हम मानसिक स्तर पर लक्षणों की बात करें तो जीवन के प्रति निराशा एवं चिंता, सब कुछ महत्वहीन लगना और अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लक्षण इत्यादि देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हम बात को संतुलित कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहले बात को संतुलित करने के लिए आयुर्वेद में स्नेहन की विधि का वर्णन किया गया है, अर्थात स्नेहन की विधि को बताया गया है। यहाँ पर स्नेहन को दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है बाह्य स्नेहन, एक होता है आंतरिक स्नेहन। आंतरिक स्नेहन में आप घी, तेल इत्यादि का अपने भोजन में प्रयोग करें और अपने शरीर के अंदर स्निग्धता को बढ़ाएं। इसके लिए गाय का घी बहुत अच्छा माना जाता है, अतः आपका वात बिगड़ गया है तो आप गाय के घी का सेवन करें। अब हम बात करते हैं बाह्य स्नेहन, अर्थात बाहरी शरीर पर स्निग्धता को बढ़ाना। सबसे पहले आपको घी या तेल से अपने शरीर पर अभ्यंग करना है, अर्थात मालिश करना है। यह वात बिगड़ने की स्थिति में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वात बिगड़ जाता है तो उसे बहुत अधिक शक्ति के व्यायाम नहीं करने चाहिए, उसे हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए। वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा होता है, अतः वर्षा ऋतु में वात प्रवृत्ति के लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। वे अपने खान पान इत्यादि में सावधानी बरत सकते हैं। अगर हम खाने की बात करें तो इन्हें अपने भोजन में खट्टा, मीठा और खारा स्वाद जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही ताजा, स्निग्ध एवं हल्का गर्म भोजन करना चाहिए। अब हम पित्त के बारे में बात करते हैं तो पित्त जल और अग्नि तत्वों से मिलकर बना होता है। पित्त के संतुलन की स्थिति में लक्षणों की बात करें तो पित्त प्रकृति के लोग तीव्र बुद्धि, महत्वाकांक्षी और साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतर होती है तथा ऊर्जा एवं ताकत से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही ईमानदार एवं गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इन्हें बात बात पर गुस्सा बहुत आता है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त के बिगड़ने से 40 प्रकार के रोग होते हैं। अगर हमारे शरीर में पित्त बिगड़ जाता है तो हमें निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे अधिक भूख प्यास का लगना, सीने में जलन, पसीना तथा पसीने से बदबू आना। इसके साथ ही बहुत अधिक गर्मी लगना तथा त्वचा से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं जैसे कील, मुहासे, फोड़ा, फुंसी इत्यादि भी देखने को मिलते हैं। अगर हम मानसिक स्तर पर लक्षणों की बात करें तो ये व्यक्ति अधिक गुस्सैल तथा बात बात पर आक्रामक हो जाते हैं। इसके साथ ही इनमें अधीरता एवं घबराहट हमेशा बनी रहती है और काम करने में इन्हें चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अब हम बात करते हैं पित्त को संतुलित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले पित्त को संतुलित रखने के लिए या फिर आपका पित्त बिगड़ गया है तो आपको गाय के घी का एवं मक्खन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गाय का घी वात एवं पित्त दोनों की स्थितियों में बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। गाय के मक्खन का प्रयोग आप मिश्री के साथ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पित्त प्रकृति के लोगों को बहुत अधिक हल्का एवं बहुत अधिक कठोर व्यायाम नहीं करना चाहिए, उन्हें मीडियम टाइप का व्यायाम करना चाहिए। पित्त का प्रकोप सबसे ज्यादा शरद ऋतु में होता है, अतः पित्त प्रवृत्ति के लोगों को शरद ऋतु में अधिक सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें अपना खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए उन्हें खाने में कसैला, कड़वा एवं मीठा स्वाद जरूर शामिल करना चाहिए तथा जंक फूड तथा मसालेदार चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही पित्त प्रवृत्ति के लोगों को कभी भी अपने खाने को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वे खाने को स्किप करते हैं या फिर उपवास करते हैं तो उनके शरीर में पित्त की मात्रा और बढ़ जाती है, जिससे उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम कफ के बारे में बात करते हैं तो कफ का निर्माण पृथ्वी एवं जल तत्वों से मिलकर बना होता है। अगर हमारे शरीर में कफ तत्व संतुलित है तो निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। कफ प्रवृत्ति के लोग बहुत हार्डवर्किंग, असाधारण सहन शक्ति वाले, लेकिन खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इसके साथ ही वे आंतरिक रूप से शांत एवं सद्भावी होते हैं तथा जियो एवं जीने दो के सिद्धांत को मानते हैं। अगर हमारे शरीर में कफ बिगड़ जाता है तो निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे भूख न लगना, शरीर में आलस्य एवं भारीपन का होना तथा जी मिचलाना। इसके अलावा खांसी, जुकाम, नजला तथा बार बार जुकाम होना इत्यादि लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कफ को संतुलित करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको कफ को संतुलित करने के लिए आपको मिलेट्स का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मिलेट की प्रकृति रूखीपन की होती है और कफ की प्रवृत्ति हमारे शरीर में स्निग्धता बहुत बढ़ जाती है। मिलेट उसे कम करने में हमारी सहायता करता है। और आपको फ्राइड चीजें, तली भुनी चीजें, बाजार की चीजों से परहेज करना है, क्योंकि ये हमारे कफ को बढ़ाते हैं। कफ प्रवृत्ति के लोगों को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग व्यायाम करना चाहिए। जब हम स्ट्रॉन्ग व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, जो हमें कफ को कम करने में बहुत मदद करता है। कफ का प्रकोप बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कफ प्रवृत्ति के लोगों को बसंत ऋतु में अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अगर खाने की बात करें तो उन्हें अपने भोजन में तीखा, कसैला और कड़वा स्वाद जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही वे शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको शहद का प्रयोग ऐसे ही नहीं करना है। शहद को प्रयोग करने के लिए उसे पानी के साथ प्रयोग करें। जब भी आप उसका प्रयोग करें तो पानी को गर्म करें, फिर उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा होने दें, फिर उसमें शहद डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह कफ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और शहद में भी यदि आप पुराने शहद का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए और अधिक लाभकारी हो जाता है। उपवास भी
भी कफ प्रवृत्ति के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अतः कफ प्रवृत्ति के लोगों को महीने में कम से कम एक बार उपवास जरूर करना चाहिए। अब मैं आपके लिए 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आपको अपने सभी तत्वों को संतुलित करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। पहला है गिलोय। गिलोय एक बहुत ही अच्छी एवं गुणकारी औषधि मानी जाती है। यह हमारे शरीर में वात, पित्त एवं कफ को संतुलित करने का कार्य करती है। इसके साथ ही हमारे शरीर से जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उन्हें कम करने का कार्य करती है। गिलोय का प्रयोग आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप गिलोय का जूस पी सकते हैं या फिर आप उसका सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, आप शाम को गिलोय को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह छानकर उसे पी लें, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा आप उसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। यह पाचन से संबंधित जितनी भी समस्या है, इसके अलावा हमें त्रिदोष को संतुलित करने में बहुत अधिक मदद करता है। अतः आपको एलोवेरा का उपयोग महीने में कम से कम 3 दिन जरूर करना चाहिए। और आप एलोवेरा का यदि जूस पीते हैं तो यह आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद रहता है। तीसरा है समान मुद्रा। हमारे योगिक ग्रंथों में मुद्राओं का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुद्राओं से कुछ नहीं होता, अर्थात उन्हें कुछ फर्क दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि या तो उनका तरीका गलत है या फिर वे पूर्ण मनोयोग से मुद्राओं का अभ्यास नहीं करते हैं। त्रिदोष को संतुलित करने के लिए समान मुद्रा बहुत ही लाभकारी होती है। समान मुद्रा को सबसे पहले समझने के लिए आपको अपने हाथ को समझना होगा। यदि आप मुद्राओं के बारे में नहीं जानते तो हम पंच मुद्राओं के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगी, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। वे ही पंच तत्व हमारे हाथ की उंगलियों तथा पैर की उंगलियों में विद्यमान होते हैं। सबसे पहले अगर पंच तत्व की बात करें, हमारे अंगूठे में अग्नि, इंडेक्स फिंगर में वायु, मिडिल फिंगर में आकाश, रिंग फिंगर में पृथ्वी और लिटिल फिंगर में जल तत्व की विद्यमानता होती है। अगर हम दोषों के संतुलन की बात करते हैं तो वात, पित्त और कफ संतुलित होने चाहिए। इसके लिए आपको सभी पंच तत्वों को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले समान मुद्रा के लिए आपको अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से अंगूठे से टच कराना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपके अंगूठे का आगे वाला भाग आपकी उंगलियों के आगे वाले भाग से टच होना चाहिए, तभी सभी तत्व हमारे समान अवस्था में आते हैं। इस प्रकार से आपको किसी भी आसन में बैठकर घुटनों पर इस प्रकार से रख लेना है और आंखों को बंद करते हुए इसका अभ्यास कम से कम 10 मिनट तक जरूर करना है। यह हमारे दोषों को संतुलित करने में बहुत अधिक मदद करती है। तो भाई और बहनों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, आपको कोई भी बीमारी है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसका जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।